इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 राजनीतिक दल भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, 51 में बनाया था, पुनः जीवित करके, और इस पार्टी को पुनः जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य दीनदयाल उपाध्याय के विचार से समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत हुआ ये पार्टी, और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। और इस पार्टी का काम था आधुनिक भारत बनाना। तो आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य जिस पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी। अब वो पार्टी धीरे धीरे मजबूत हुई। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको हिंदुत्व भी बोला जा सकता है, एक प्रमुख तत्व है। और इस पार्टी का हिंदुत्व मतलब इस देश का धर्म, यही सबसे प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर, जो जम्मू कश्मीर है उसको क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। और वो नहीं चाहती है कि कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाए। इसकी वजह से वहां से धारा 370 हटा दिया गया। यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने का पक्ष में है। और ये देखो, समाज में हर किसी को सामान्य नागरिक का अधिकार, और धर्मोत्तर मतलब धर्म पे व्यापार, धर्म पे ये राजनेता का क्या होता है, चुनाव, इस पर बोलती है कि नहीं, इसके पक्ष में नहीं है, इसको रोक लगाना चाहती है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा देश के उत्तर में वही जम्मू कश्मीर वाला इलाका, और पश्चिम में गुजरात वाला इलाका, ठीक है, गुजरात राजस्थान, तो उधर ही ज्यादा थे। पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सीमित रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वी पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया है, बहुत ज्यादा अपना पैर पसार लिया है। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई, जब उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। गठबंधन जब हुआ था तो गठबंधन में हुई क्षेत्रीय दल शामिल थे, वहां पे कई क्षेत्रीय दल इसमें मिल गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी यह पार्टी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रही है। और केंद्र में देखा जाए तो अभी राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ही अभी शासन चला रही है। आगे पढ़ेंगे कम्युनिटीज पार्टी फॉर इंडिया, जिसको CPI बोलते हैं। 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, ये अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते थे। अलगाववादी जो क्या करते थे, अलगाववादी मतलब लूट खसार करने का काम करते थे, और सांप्रदायिक पार्टी मतलब जो किसी एक चीज को आगे लेकर चले, उसके विरोध में यह पार्टी खड़ा हुई। यह पार्टी संसदीय लोकसभा को मजबूत वर्ग, किसान और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है, कि उसको हम आगे बढ़ाएंगे वही हमारे लिए अच्छा है। 1964 में इस पार्टी में 1964 में फूट आया, जिसमें माकपा इससे अलग हुए और माकपा इससे अलग हो गए। उसके बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है इस पार्टी का। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है, समर्थक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी का
कितना सीट आया था? 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई थी इस पार्टी को। कितना? 2 सीट हासिल हुआ था। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लेने के पक्षधर ये चाहते थे कि वाम मोर्चा बनाया जाए और वाम पंथों को साथ लेकर चलना चाहते थे ये लोग। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कम्युनिस्ट पार्टी फॉर इंडिया, जिसको बोलते हैं मकरसिस्ट, जिसको सीपीआईएम 1964 में स्थापित हुआ था। मकरसवाद लेनिनवाद में आस्था रखने वाला, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थन तथा साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता की विरोधी, ये सांप्रदायिकता की विरोधी थी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानते हैं। ये क्या मानते हैं? यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसको लक्ष्य साधना, यही लक्ष्य साधना चाहते थे, यही लक्ष्य लेकर ये लोग चले थे। लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ थी इन लोगों की। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की, मतलब कहीं से भी कुछ भी आएगा, मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। देखो यहाँ पर है क्या, यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों के आवागमन मुफ्त में आए सामान, इस अनुमति देने वाले मतलब आर्थिक जो नीति थी इसका आलोचक थी, खिलाफ थी इसके। आज जीएसटी के वजह से आप कहीं से भी सामान कहीं भी ला सकते हैं, फ्री में ला सकते हैं, पहले पैसा देकर लाना पड़ता था। और ये बात का आलोचक, मतलब इस बात से इसका विरोध करती थी ये पार्टी। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही, 34 साल से ये शासन करती थी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की और 3 सीटों पर इनके 3 सांसद वहां पर बैठे हुए हैं। अब आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया में सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुआ है। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखो फिर से बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में जब जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म के खिलाफ, मतलब धर्म से नहीं चलेगा पार्टी, देश धर्म से नहीं चलेगा, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म के अनुसार किसी भी धर्म का ये प्रतिनिधि नहीं होगा, ये सब धर्मों से अलग होगा और धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म से अलग होकर ये पार्टी चलेगी। तो उसका बहुत ज्यादा प्रयास किया। 1971 में लगातार फिर 1980 1989 तक इसने देश का शासन किया, 1989 तक किया। 1989 के बाद इस दल ने जन समर्थन में कमी आई और इस दल में जन समर्थक लोगों की कमी आना चालू हो गया। 1 मिनट जरूर रुकिएगा। हाँ, अभी यह पूरे देश में समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में, अभी देखा जाए इनका रुझान में, तो मध्य वर्गीय, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल के धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह कहा है कि अभी भी हम धर्मनिरपेक्ष शासन करेंगे और यही जो कमजोर वर्ग हैं इनको मुख्य एजेंडा बनाकर आगे चल रही है पार्टी। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। यह दल जो है नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है और इस बात को भी लेकर एकदम सचेत फूक कदम रख रही है
कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े, कि कमजोर हमसे भटक ना जाए और गरीब भी हमसे भटक ना जाए। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई है। अब देखो यहाँ पर ये जो पार्टी है 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2004 से 14 10 साल ये पार्टी यहाँ पर शासन किया। उसके बाद से 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई है। 14 में हारी, 19 में हारी। अभी देखो इधर 24 में इलेक्शन होने वाला है, 24 में भी शायद यही हाल होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें मिली। कितना? 52 सीटें मिली थी केवल। अब आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये भी कांग्रेस में ही मिले हुए हैं, ये अलग नहीं होते हैं। कांग्रेस का ही भाग है ये भी, बाद में ये भी कांग्रेस को मिल गए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ उसके बाद 1999 में यह पार्टी बनी है। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखने वाली यह पार्टी। अगर ये पार्टी अच्छा होती तो यह पार्टी भटकती क्यों? यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। देखो ये बोल क्या रहे हैं कि सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखते हैं, ठीक है। पार्टी सरकार, यह पार्टी जो है सरकार के प्रमुख पदों पर जो मुख्य पद है उस पर कहते हैं कि जो भारत में जन्मे हैं वही इस पर अधिकारी हैं, वही यहाँ पर बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा, उन्हीं के लिए आरक्षित है। भैया कुछ कुछ जगह दूसरों को भी देना पड़ता है, नहीं तो अपना कुछ नहीं बचता है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है और कांग्रेस के साथ ये मिलकर महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र का सरकार बनाया। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदारी, और 2004 से ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब ये कांग्रेस से फिर से मिल गई और साथ साथ चल रही है। तो 4-5 साल के लिए काय को भटके भाई, नहीं भटकना चाहिए, लेकिन भटकेंगे, सत्ता का भूख जो होता है इसलिए। क्षेत्रीय दल, इन 7 पार्टियों के अलावा, जो ऊपर हमने 7 पार्टी पढ़ा है क्षेत्रीय दल में, उसके अलावा बाकी जितने भी प्रमुख दल हैं, जितने भी पार्टी हैं, उनको निर्वाचन आयोग, चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वो बोलता है राज्यीय दल है, ये राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिया में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्टी क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, मतलब कुछ अखिल भारतीय दल हैं, भारत से ही जुड़े हुए हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। अखिल भारतीय है लेकिन ज्यादा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर देखो फिर से, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन में और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। कई राज्यों में भी इन सबके अलग अलग भाग बने हुए हैं, मतलब उधर भी ये पार्टी चलती है। बीजू जनता दल, अब नाम सुनो, बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसे पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत रहती हैं, अपने क्षेत्रीय पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। जो क्षेत्रीय दल हैं पिछले 3 दशकों में 30 साल में बहुत ज्यादा वृद्धि किए हैं ये लोग। इससे भारतीय संसद विविधता से और भी ज्यादा संपन्न हुई है, जिसके वजह से भारतीय संसद जो है अलग अलग प्रकार के विविधता से और भी संपन्न हुई है, आगे बढ़ी है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। 2014 तक इन लोगों का बहुमत नहीं रहा, किसी एक पार्टी का। बीजेपी आई तो इनका पूर्ण बहुमत हुआ, आगे बढ़ गए। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। देखा जाए तो राष्ट्रीय दल जितने भी हैं
क्षेत्रीय दल से गठबंधन कर लेते हैं कि भैया ठीक है, हम आप हैं, हम आपसे गठबंधन कर लेते हैं, चल तो आगे। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को यह एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। 1996 के बाद देखते हो हुआ क्या है कि जो राष्ट्रीय दल है वो क्षेत्रीय दल को मिला रहता है अपने में, भैया तुम आगे मिल जाओ, बाकी सब देख लेंगे हम। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके वजह से संघवाद और लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इन दलों के ब्यौरे के लिए, इन दलों के बारे में जानने के लिए अगले पृष्ठ के नक्शा देखिए, आगे के पृष्ठ पर जो नक्शा है उसको देखिए, तब समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में ये 3 पार्टी है, कौन कौन? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में खुला, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सब है। और ये पार्टी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश का पार्टी, पहले इधर का देख लो, ये है पंजाब हरियाणा दिल्ली में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोक दल, ये लोग इधर के हैं। उत्तर प्रदेश में से देख लो राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और भारत के क्षेत्रीय पार्टी 13 अप्रैल 2018 की स्थिति है, ये 13 अप्रैल 2018 का है। ये बिहार का है जनता दल, लोक जनशक्ति जनसुराज भी नया खुला है, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता। उसके बाद आता है सिक्किम का सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। उसके बाद से और भी पार्टियां हैं, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रांस और असम गणराज्य परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रांस और पीपुल्स पार्टी इंडिया, अरुणाचल प्रदेश नागा पीपुल्स फ्रंट, मणिपुर भी, और इधर से बहुत सारी पार्टियां हैं इसमें। ऐसे में जेएमएम है और जेएमयू पार्टी है, कहा झारखंड का है, जेबीएम भी है, ये लोग झारखंड में इधर है। पश्चिम बंगाल में ले लो तो ऑल इंडिया फ्रंट्स ब्लॉक, और उसके बाद से है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल में भी है, ये केरल में भी है। अलग अलग पार्टी इधर बने हुए। महाराष्ट्र में है महाराष्ट्रवादी गोलमंका पार्टी, गोवा फ्रंट पार्टी, ये सब महाराष्ट्र में है, गोवा में अलग है इन लोगों का। ऐसे ऐसे प्रकार के पार्टियां इसमें है। इन लोगों का चुनाव चिन्ह भी है इधर, अलग अलग प्रकार के चुनाव चिन्ह हैं। तो चिन्हों का क्या रखना है, ये तो कुछ भी रख सकते हैं। अगले भाग में देखेंगे हम लोग, भाग में नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र में कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितना ये लोग आगे हैं। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है, दल ही लोकतंत्र का सबसे प्रकट रूप है। क्यों? क्योंकि दल है तभी तो लोकतंत्र है ना। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे। देखो कुछ भी गड़बड़ी होता है लोग सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। सब लोग यही नाराज रहते हैं राजनीतिक दल से कि ये अपना काम ठीक नहीं किया है। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक, आम जनता की नाराजगी है, आलोचना राजनीति, मतलब राजनीति जो कर रहा है उस पर लोग आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं, अलग अलग उल्टा सीधा बात बोलते हैं कि हम लोग कठपुतली समझ लिया है, फलना चिलना, बहुत सारे बात ये लोग बोलते हैं। दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है और ये लोग बोलते हैं कि 4-5 कामों के लिए भी केंद्रित हैं और लोगों भी इनके लिए ही केंद्रित रहते हैं। जैसे में आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित है। और लोग गलत क्या बोलेंगे, सरकार कुछ भी करती है, केवल 4-5 काम थोड़ा गड़बड़ कर देती है, उसी पर लोग आलोचना करते रहते हैं, ये है वो है क्या नहीं है, बस यही सब चलता रहता है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे
लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बनने के लिए और बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन सभी चुनौतियों को सामना करना ही पड़ेगा। इन सब से तभी ये लोग जीत हासिल कर पाएंगे, नहीं तो हारना एकदम आसान है, तुरंत हार जाओगे। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर। पहली चुनौती क्या है? पार्टी के भीतर। और दूसरी चुनौती है, देखो पहली मैं बताता हूं। पहली चुनौती पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अगर पार्टी का अंदर लोकतंत्र अच्छा है तो ठीक है। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत, जितना भी ताकत है, एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। एक या कुछ चंद मंत्रियों के हाथ में ये सब शक्तियां होती है। पार्टियों के पास, जो भी पार्टी है उनके पास ना ही सदस्यों की खुली सूची है, उनके पास सूची भी उतना नहीं है कि आप बता सकते हैं। न नियमित रूप से संगठित बैठक होती है और न ही नियमित रूप से बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन कुछ पार्टी है जो बैठक करती है। इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं कि अंदर से कौन क्या कितना आगे बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं रखते। ये देखो, कार्यकर्ता जो होते हैं उनके बीच में साझा भी और सूचनाओं को भी नहीं रखते कि कोई आगे कुछ बताए कि ये गलती हो रही है, इधर ठीक कर दो, यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर पूरा कर दो। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहते हैं, और जो सामान्य कार्यकर्ता है वो तो कुछ उनको कुछ पते नहीं है। बस पैसा मिल जाता है, हल्ला हो अकबर कैले रहते हैं, और हल्ला कैले रहते हैं, ये पार्टी जिंदाबाद, फलानवा जिंदाबाद, हऊ जिंदाबाद, हई जिंदाबाद, ये बोलते रहते हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसला को प्रभावित करने का, अब देखो यहाँ पर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। उसके पास नेताओं से जुड़कर फैसला करना चाहिए और नेताओं से जुड़कर प्रभावित करना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, और कोई और माध्यम, न कोई और माध्यम। फिर से मैं इसको बता देता हूं। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम होता है उनके पास। लेकिन पार्टी वही कि सबसे बात पूछकर आगे का बात काम करे। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। यहाँ पे देखो, परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पार्टी का सबसे प्रमुख सदस्य होता है ना, वो सारा शक्ति, सारा अधिकार हथिया लेता है। चूंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है। जैसे में जो मुख्यमंत्री हो गया, सारा ताकत उसी के पास होती है। ये बात सही है, आप भी जानते हो कि सब चीज उसी के हाथ में होता है। आगे देखिए, असली ताकत उन्हीं के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पर देखो बात क्या होती है, इसलिए जो उनसे सहमत होते हैं, जो उनसे मिलजुल कर रहते हैं, उनका पार्टी में टिकट रह पाना अच्छा लगता है। जो उनसे मिलजुल कर रहेंगे, पार्टी उनको टिकट देगी, नहीं तो अगले साल टिकट हटा देगी, भाई तुमको टिकट नहीं देंगे, जाओ इधर से। टिकट नहीं देगी, भगा देगी। तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ पर देख लो आप, पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेताओं से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पार्टी के सिद्धांत से निष्ठा हटा दो, काम छोड़ दो, नेताओं से आपको जो सिद्धांत और नीति, दो चीज पर आपका पकड़ ही नहीं होगा। निष्ठा किससे रखना है, आशा किससे रखना है, जो पार्टी के नेता हैं उनसे रखना है। तो उनसे निष्ठा रखना ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी हुई है। दूसरी चुनौती जो है पहली चुनौती से जुड़ी हुई है, यह है संघवाद की चुनौती। ये क्या है? संघवाद की चुनौती है। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। अब देखो, हर कोई कामकाज पारदर्शी होती है, मतलब पारदर्शी मतलब क्या होता है? पारदर्शी मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ से देखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है
अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करती है, मतलब ऐसा काम करवे नहीं करेगी कि हर किसी को मालूम चलेगा। इसके वजह से कार्यकर्ता जितने भी थे, कार्यकर्ता नेता, अब वो और ऊपर जाए, इसके और ऊपर जाए, ये गुंजाइश ही नहीं रहती है कि और ऊपर जा पाएंगे। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हैं, जो नेता होते हैं अनुचित लाभ लेते हैं, अपने नजदीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जितना भी पार्टी है वो यही चाहता है कि हमारे नजदीकी लोग आगे बढ़े, हमारे परिवार के लोग आगे बढ़े, बाकी लोग चना बेच के भूंगा भाए। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। अनेक पद देखोगे, जैसे में कोई एक पार्टी बना, तो उसी पार्टी से 5-6 लोग खड़े हैं, तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा, डिप्टी पीएम कौन बनेगा? उन्हीं के जान पहचान के लोग। सुरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री कौन बनेगा? उन्हीं के साथ के लोग, दूसरा लोग थोड़े बनता है। वही लोग साथ बनेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है, और दल में जितने भी लोग हैं उनके साथ ये अन्याय होता है। अन्याय क्या होता है? वो उसी लायक है इसलिए अटका हुआ है, अच्छा लायक होता तो ऊपर आ जाता है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और विनाश जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। अब देखो, ये बात सही भी नहीं होती है। कैसे? लोकतंत्र के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि आपके परिवार के ही लोग खाली आगे हों। नहीं तो होता क्या है कि अनुभवहीन तरीके से आगे अगर बढ़ाया जाए तो जो ताकत वाले सीट होते हैं, ताकत वाले जगह होते हैं, वो किसको मिल जाते हैं? जनाधार वाले लोगों को, जो जन का उद्धार करना ही नहीं चाहते हैं, खाली अपना पेट भरना चाहते हैं, उनको मिल जाती है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये लोग लूट मारते हैं पूरा जनता को। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोवेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। ये देख लो, जितना देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, ये सब एक दो को छोड़ दो तो बाकी सब में दिखाई देता है। तीसरी चुनौती है दलों में, खासकर चुनाव के समय दलों में पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। अपराधी लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं चुनाव में, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है कि चुनाव हम जीतेंगे चाहे कैसा हो। अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से परहेज नहीं है। तुम कुछ भी करो, जायज करो, नाजायज करो, गलत करो, सही करो, चुनाव खाली जिताओ बस। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिसके पास काफी पैसा होता है। पैसे जुटा सके, किसी भी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? नीति और उसके फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कौन लोग? फिर से देखो, किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनी, किसी पार्टी को जो कंपनी ज्यादा धन दे रही है, और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियां और फैसलों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। जो लोग पैसा देंगे वो बोलेंगे ना, साला तेरे को पैसा दिए रे, मेरे लिए काम कर, नहीं तो तेरे को पैसा अगले इलेक्शन में नहीं देंगे, ऐसा बोलने वाले लोग हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। कई बार पार्टी बोलती है कि तुमको जो अपराध करना है करो, और अपराध करने वाले लोगों की मदद भी लेती है पार्टी। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। अब देखो, बहुत बड़ा देश दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र में चल जाओ, जो भी बड़ी बड़ी पार्टी है, वहां पर उस पार्टी में कौन जुड़ रहा है सबसे बेसी? अमीर लोग, और अमीर लोग के साथ बड़ी बड़ी कंपनी के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। इसके वजह से बहुत चिंता होती है कि क्या होगा हमारे देश की। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की। चौथी चुनौती है पार्टी के बीच में विकल्पहीनता की स्थिति। कैसे? समर्थक विकल्प का मतलब होता है, समर्थक कोई विकल्प ले ले, उसका मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो।
अगर किसी पार्टी में अंतर होगा तबे ना कोई चुन पाएगा कि नहीं ये अच्छा बोल रहा है, ये खराब बोल रहा है। तो जो अच्छा बोलता है उसी को लोग सिर पर उठा लेते हैं। हाल के वर्षों में, अभी के कुछ सालों में देख लो तो दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है। दल के बीच में जो है ये वैचारिक अंतर, व्यापारिक अंतर बहुत खत्म हो गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है, बहुत कम अंतर रह गया है। एकदम साथ मिलकर काम करने लगे हैं। एक दलीय पार्टी मतलब जहां पर केवल इसी दल का लोग चुनाव जीत सकता है, नहीं तो नहीं लड़ सकता है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं, एक ही मसले पर रहते हैं और उनके बीच अंतर बस ब्योरों का रहता है। वो जो बोलते हैं, वादा करते हैं, बस वही अंतर होता है कि नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए, ये बात है। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। आर्थिक मसला को देख लें तो बहुत कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं, जो भी लोग अलग नीतियां चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है कि दूसरा पार्टी बनेगा नहीं, अब बनेगा तो लोग बनने नहीं देंगे। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प नहीं होता है। अगर होता तो चुन पाते क्या? नहीं चुन पाते, नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दलों में आते जाते रहते हैं। लेकिन एक नया पार्टी आए, नया उम्मीदवार आए, नया चेहरा आए तो लोग उसको चाहेंगे जरूर, लोग उसको वोट देंगे जरूर, आगे बढ़ाएंगे जरूर। ये देख लो, सब सुअर के जैसा बैठा हुआ है, सुअर का मुंह लेकर। ये देख लो, यहाँ पर 5 करोड़, ये करोड़, ये करोड़, इतना पैसा दिया जा रहा है। आप तो पहले से ही धन कुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ये पत्रकार पूछ रहे हैं इन लोगों से। क्या आप इस हिस्से में, अब देखो, क्या आप इस हिस्से में पृष्ठ 83 और 85 तक दिए गए कार्टूनों में दर्शाई गई चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं? राजनीति में धन तथा बल के दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में आप प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कर सकते हैं। indrajit@studypoint@gmail.com पे आप सबमिट कर सकते हैं। अगले भाग में पढ़ेंगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये भाग कैसा लगा, आपको ये अध्याय कैसा लगा। धन्यवाद।